गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि कृतिका से 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, यानी कि 8 नंबर के आपको यहाँ पर 2 प्रश्न करने होते हैं, 4 और 4। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि अभी सिर्फ कृतिका के 2 ही चैप्टर हुए हैं, जिसमें इस जल प्रलय में और दूसरा है मेरे संग की औरतें। तो इन दोनों ही चैप्टर से संबंधित हम किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न, डराने धमकाने से क्या किसी को सही मार्ग पर लाया जा सकता है? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। तो आप सभी जानते हैं ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी समराइज आपने पढ़ी है, समरी पढ़ी है। और इसमें ये जो किस्सा है दादी का किस्सा है। ये प्रश्न और घुमा के भी आ सकता है कि लेखिका की दादी से संबंधित कोई घटना लिखिए जिसमें यह सिद्ध किया गया हो कि हम किसी को बिना डराए धमकाए। तो आप समझ सकते हैं वही प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? इसमें आपको ये लिखना है कि डराने धमकाने थे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो वर्ड है वो 50 to 60 देखो लिखा है ना, 50 से 60 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप सभी ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे कि डराने धमकाने से किसी को सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। यह कथन मेरे संग की औरतें पाठ के इस प्रसंग से स्पष्ट होता है जब लेखिका की परदादी ने चोर के साथ सहज व्यवहार ही किया। सहज व्यवहार मतलब होता है सिंपल, साधारण सा व्यवहार किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कभी कोई चौराहे पर किसी चोर को पकड़ा जाता है तो सब उसको मारते पीटते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो अपने अपराध बोध नहीं होता है, वो उसको और भी गुस्सा उसके मन में भर जाता है, जिस कारण वो जेल से बाहर निकल के फिर दोबारा चोरी करता है। तो उसका कारण क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? यहाँ पे परदादी ने उसके साथ बिल्कुल सहज, बिल्कुल साधारण सा व्यवहार किया। ना उन्हें डांटा, ना उपदेश दिया, ना सेवा, बल्कि बस सेवा भाव से जागृत किया। उन्होंने कहा जा बेटा पानी लिया, आपने वो घटना पढ़ी है। चोर को ना तो उन्होंने पकड़वाया, चोरी छोड़ने के लिए दबाव भी नहीं डाला, बस इतना ही कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो चोरी करो या खेती करो। उन्होंने कहा ना कि अब तुम, मैंने तेरा पानी पी लिया, तेरे हाथ का पानी पी लिया है, अब तू और मैं माँ बेटा हैं, अब तू मेरी बात मान या ना मान तेरे ऊपर है। तो परदादी की इस सहज भावना से जो चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण वह परदादी की सहज भावना से चोर हृदय परिवर्तन कर उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती का कार्य करना आरंभ कर दिया। तो आप इसको इसी प्रकार से 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। दादी माँ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपको आंसर इसी प्रकार लिखना है। अगला प्रश्न है मुसहरी में। अभी आप कौन सा चैप्टर है ये? तो आप सभी जानते हैं ये जो चैप्टर है मुसहरी वाला, ये इस जल प्रलय में है। आपने सभी इस चैप्टर को पढ़ा है कि लेखक ऐसे क्षेत्र पर रहता है जहाँ लोग बाढ़ से बचने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार खुद उसके क्षेत्र में इतनी बाढ़ आ जाती है, बारिश हो जाती है, तो उस जल प्रलय को देखकर अंत में लेखक कहता है कि अच्छा है कि मेरे पास ना पेन है ना टाइप रिकॉर्डर है। तो वो जब इंतजार करता है, बाढ़ के आने का प्रतीक्षा करता है, क्योंकि अनाउंस होता है कि रात 1:30 बजे तक का पानी आ जाएगा, 2 बजे तक पानी आ जाएगा। तो वो याद करता है कि जब वह लोगों को बचाने जाता था, राहत सामग्री बांटने जाता था, तब वो एक घटना का वर्णन यहाँ पर करता है कि लेखक और उसके साथी परमान नदी की बाढ़ में डूबे मुसहरी की बस्ती में राहत सामग्री बांटने जाते हैं। ये मुसहरी एक आदिवासी जनजाति है। तो बाढ़ में फंसे ये लोग मछली और चूहों को झुलसाकर खाते हुए किसी तरह दिन बिता रहे थे। यहाँ पहुंचकर लेखक ने देखा कि वहां तो बलवाही नाच हो रहा था, ठीक है, जो इनका लोक नृत्य होता है एक प्रकार का, वो नाच हो रहा था। जबकि अगर हम शहरी व्यवस्था में देखें या नगरीय व्यवस्था में देखें, छोटी छोटी बात पे लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। लेकिन मुसहरी जनजाति, जिनको जो बाढ़ से वहाँ पर जिनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है और वो मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वो बलवाही नाच हो रहा है, वहाँ पर देखते कि यहाँ धानी का अभिनय करता नटुआ और दूसरे व्यक्ति ने अपनी अभिनय से ऐसा दृश्य बना रखा है जिसे देखकर कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी ऐसी उन्मुक्त खिलखिलाहट देखकर लेखक राहत सामग्री बांटना भूल जाता है। मुसहरों के कार्य व्यवहार से हमें दुख को धैर्यपूर्वक सह लेने की, विपरीत परिस्थितियों में खुश रहने की और एक दूसरे को जो है दुख में एक दूसरे की सहायता करने की, दुख बांटने की, दुख का साहसपूर्ण सामना करने की और उससे जीत लेने की, जीवन मूल्यों को अपनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। देखो, जो कृतिका के प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों, वो वैल्यू बेस्ड प्रश्न होते हैं। आपको थोड़ा इसमें टॉपिक से लिखना है, थोड़ा चैप्टर से लिखना है और थोड़ा ये बताना है कि अब देखिए ना, इन लोगों के कार्य व्यवहार से आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न ये नहीं है कि वहाँ क्या देखा, प्रश्न यह भी है कि इन लोगों के कार्य व्यवहार से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें धैर्य से समस्या का समाधान, पहले तो सामना करना चाहिए, फिर समाधान ढूंढना चाहिए, एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए, ठीक है। इससे हमें यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगला देखिए, बाढ़ की विभीषिका को देखकर लेखक को नींद नहीं आकर स्मृति आने लगी। इसका डिस्कस अभी हमने किया था, स्मृतियां माने यादें आने लगी। इस जल प्रलय पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि
उसको स्मृति आने लगी, क्यों, उसको यादें क्यों आने लगी? जब वो बाढ़ के पानी का इंतजार कर रहा था, तो उसको जो है उस समय ये याद क्यों आने लगा? जो सारी यादें थी वो उसको उस समय क्यों आने लगी? तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे। देखो, राइटर का नेम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो हृदय जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का हृदय है, वो बाढ़ की विभीषिका को देखकर आशंकित होता है। उसको दुख होता है कि किस प्रकार ये बाढ़ जो है आ रही है, और शंका में है कि कब यहाँ पहुंचेगी। तो बाढ़ के कारण चारों ओर शोर मचा हुआ था, जिससे लेखक की नींद उड़ गई थी। बाढ़ को देखकर लेखक का मन चिंतित हो रहा था। बाढ़ की इस विभीषिका को देख, विभीषिका मतलब होता है भयंकरता, ठीक है, विभीषिका मतलब भयंकरता को देखकर उसे भूली बिसरी यादें आने लगी। आप स्मृतियां भी लिख सकते हैं, आप यादें भी लिख सकते हैं। और भी पुरानी पुरानी जो स्मृतियां हैं उसके सामने छाने लगी। इसलिए आपत्ति काल में मानसिकता या दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। जब मनुष्य के सामने दुख है, समस्याएं हैं, तो उसकी नींद नींद चैन सब गायब है, तो उसको सुर लगते हैं। हमारे भाषा में कहते हैं ना, सुर लग जाते हैं उसको। तो उसमें यादें यादें आने, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलने लगता है। तो लेखक के मस्तिष्क में उसमें क्या चल रहा था? पुरानी यादें चल रही थी। और लेखक अपने सामने विपत्ति को देखकर अपने अतीत की स्मृति को याद करने लगता है। उसकी मानसिकता उदासीन हो जाती है। बाढ़ की विभीषिका को देखकर लेखक को चिंता के कारण नींद नहीं आई, और इसलिए उसको सारी स्मृतियां याद आने लगी। अब देखो, प्रश्न क्या था कि उसको नींद नहीं आ रही थी, स्मृतियां आ रही थी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि बाढ़ की भयंकरता को देखकर वो डरा हुआ था। उसको आशंका थी कि बाढ़ कब उसके घर तक पहुंचेगी, इस कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। और नींद नहीं आने से उसको पुरानी अतीत की, यानी कि भूतकाल की बीती हुई यादें याद आने लगी। जैसे अभी हमने मुसहरी वाला देखा, वो भी उसकी स्मृति का एक पार्ट था। और नौजवान और कुत्ते वाला जो किस्सा है, वो भी उसको उसकी यादों का एक हिस्सा था। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नींद नहीं आने का कारण था बाढ़ की भयंकरता, और नींद नहीं आने से उसको पुरानी बातें याद आने लगी थी। तो क्यों का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके परिवार के किस प्राणी का अधिक प्रभाव पड़ा? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए। आप सभी जानते हैं, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके परिवार के लोगों में से सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा, उसकी नानी का पड़ा। क्योंकि नानी को ना उसने कभी देखा था, नानी की उसने सिर्फ कहानी सुनी थी कि नानी ऐसी थी। तो जिस व्यक्ति को आपने देखा भी नहीं और उसका प्रभाव आप पर इतना पड़ा, तो वही यहाँ पर आंसर जो होगा कि लेखिका के व्यक्तित्व और उसके परिवार की नानी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। लेखिका की नानी कैसी थी? एक परंपरावादी, अनपढ़ और सभ्य महिला थी। उनके पति विलायती संस्कृति से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, ये आपको याद है। और लेकिन मरने से पहले उसने अपने पति से कहकर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो उनके मित्र थे ना, उनके पति के मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनको बुलवाया और अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर, साहब का मतलब यहाँ पर है अंग्रेज भक्त से न करवाकर स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। ये बात उन्होंने वहां पर रखी। किसकी बात हो रही है? लेखिका की नानी की। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न और आजाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आजादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। अतः नानी की राष्ट्र चेतना और भारतीयता का लेखिका के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि नानी ने कभी जीवन में कोई बात नहीं रखी, उन्होंने नाना जी के जीवन पर भी इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि नाना जी, आपने देखा चैप्टर में पढ़ा है कि विलायती रंग में रंगे हुए थे। नाना जी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने दी और अपनी अपने हिसाब से। लेकिन जब एक बहुत निर्णय, एक कहते हैं ना कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है, तो लेखिका की नानी क्या करती है? अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से कहती है कि मेरी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी से करवाना, ना कि अंग्रेज भक्त से। तो इस प्रकार पता चलता है कि जो लेखिका है उसके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? उनकी नानी का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पर भी हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी। ये भी अभी आपका चैप्टर अभी नहीं हुआ है, तो अगला देखेंगे, कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय किस प्रकार के गुण हैं? दृढ़ निश्चय और कार्य के प्रति लगन, ठीक है, इस पे हम पढ़ते हैं। तो कार्य के प्रति लगन एवं दृढ़ निश्चय किस प्रकार के गुण है? ये तो मेरे संग की औरतें पाठ से लिया गया है। तो जिस कार्य को करने के प्रति आपके अंदर लगन होगी और दृढ़ निश्चय होगा, तो आप उसको करके ही मानेंगे, है ना। ये तो इसका मीनिंग है। तो ये लेखिका में इसमें कहाँ पे दिखता है, उस चैप्टर को हम समझेंगे, उस टॉपिक को हम समझेंगे। कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय असंभव को संभव बना देने वाला एक गुण है। क्या करता है ये? असंभव को भी संभव बना देगा। कोई भी कार्य यदि पूरे मन से, लगन से किया जाए, तो वो न केवल पूरा होता है, बल्कि कार्य विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप में स्मरणीय भी होता है। मतलब एक ऐसा कार्य होगा कि लोग आपको याद करेंगे, है ना, क्योंकि आपने पूरी लगन से उस कार्य को किया है। ऐसा ही लेखिका भी करती है ना। हमारे अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय से ही उन्होंने असंभव कार्यों को संभव बनाया है। ये तो हो गया एक वैल्यू बेस्ड इसका आंसर। इसके साथ आप ये भी ऐड करेंगे कि मेरी संघ की औरतें में जैसे लेखिका ने क्या करा, बांगणकोट में और उधर कर्नाटक के बांगणकोट में उन्होंने स्कूल खोला,
उन्होंने स्कूल खोला और वहाँ पर क्योंकि स्कूल खोलने की परमिशन पहले नहीं मिलती है, उस स्कूल का आप नाम ले, यहाँ पर स्कूल का जिक्र करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में, कि वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ ये तीनों भाषाओं को सिखाने का स्कूल खोला, जिसमें वहाँ पर के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने खोला। और वहाँ पर के उस प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन लिया। तो कार्य के प्रति लगन अगर हो, सच्ची लगन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आप ऐसा गुण अपने अंदर लाते हैं कि आप असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसी प्रकार बिहार के डालमिया में उन्होंने क्या किया, स्त्री पुरुष में बहुत मतभेद था, उसको एक करने के लिए नाटक करवाया। ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देखो, नौजवान और कुत्ते के व्यवहार को देखकर आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, इस जल प्रलय पाठ के आधार पर बताइए। तो ये किस्सा भी मैंने आपको बताया था कि नौजवान और कुत्ते के व्यवहार को देखकर, तो लेखक और जब उसके साथ ही महानंदन से घिरी बाढ़ में लोगों को राहत सामग्री बांटने जाते हैं, तो वहां पर एक डॉक्टर साहब भी थे। एक बीमार नौजवान कैंप में जाने के लिए जब नाव पर चढ़ने लगा, तो उसके साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया, क्योंकि लोग बाढ़ से बचने के लिए वहां पर जा रहे थे। ठीक है, डॉक्टर जब कुत्ते को उतारने के लिए कहने लगे, तो नौजवान नाव से कूद गया। इस व्यवहार से हमें जीव जंतुओं से प्रेम करने, उनके साथ मजबूत भावनात्मक संबंध रखने, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जिस प्रकार हमने हीरा मोती वाले चैप्टर में भी देखा था कि किस प्रकार जीव जंतु का प्रेम था, कि जो जीव का प्रेम था, बैलों का प्रेम था, कि झूरी के पास आकर ही, चाहे वो सूखा चारा ही उसको डाले, लेकिन उनको वहीं शांति मिलती है। उसी प्रकार हमें इस किस्से से क्या समझ में आता है कि जब नौजवान नाव से कूदा तो कुत्ता भी कूद गया, है ना, और कुत्ता कूदा तो नौजवान भी कूद गया। यहाँ पर हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना, उनके साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जीवन मूल्य पूछे है ना, तो जीवन मूल्य आप ऐसे ही लिखोगे कि हमें क्या क्या सीख मिलती है इस किस्से से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है उमा का स्वर, ये भी आपका जो है रीढ़ की हड्डी का चैप्टर है आंसर, तो ये नहीं करेंगे आप। दूसरा देखते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए, देखो अब वही वाला प्रश्न आ गया थोड़ा घुमा के। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं प्रयास किया, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो वो और बताइए कि बच्चों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है। देखो 2 प्रश्न यहाँ पर मिक्स किए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं सराहनीय प्रयास किया, मतलब सराहना करने वाला काम किया। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, आप सभी जानते हैं। संबंधी धारणा में विश्वास करने वाली लेखिका ने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बांगलकोट में कोई भी स्तरीय शिक्षा देने वाला स्कूल ना होने के कारण वहां एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। बच्चों के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही अपना देश तथा अपने समाज एवं देश का विकास कर सकता है ना। देखिए, जब आपको एजुकेशन क्यों दे रही है, हमारी सरकार में भी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है, मुफ्त शिक्षा मिलती है। उसका कारण यही है कि शिक्षा एक हमारे अनिवार्य अंग है। शिक्षा एक ऑप्शन नहीं है। शिक्षा हमारे लिए जिस प्रकार अन्न, जिस प्रकार हमारे लिए जीवन जरूरी है, उस प्रकार शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा हमें सभ्य बनाती है, शिक्षा हमें जीवन जीना सिखाती है, शिक्षा हमें निर्णय लेना सिखाती है। तो अगर एक व्यक्ति शिक्षक होगा तो उसका परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा और सभ्य बनेगा और विकास करेगा। तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों के लिए शिक्षा के स्वयं प्रकार प्रयास किए, वो आप लिखोगे। कर्नाटक के बांगलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाया, अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ त्रिभाषा का, जो एनईपी आज जो हम बात करते हैं त्रिभाषा की, वही भाषा वाला स्कूल जो है लेखिका ने वहाँ पे खुलवाया। और यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे शिक्षा से ही, अब देखो व्यावसायिक शिक्षा भी कहे अगर उनको आगे जाके कुछ काम करना है तो वो भी आपको शिक्षा से ही प्राप्त होगा। और जीवन जीना, सबसे पहले तो जीवन, मनुष्य तब बनता है जब वो शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। ई दानापुर जब डूब रहा था, ये तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ई दानापुर जब डूब रहा था, वो वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ई दानापुर जब डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। ठीक है, अब बुझो, इस जल प्रलय पाठ के आधार पर बताइए कि इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तुत कथन किसने कहा, एक अधेड़ और गंवार व्यक्ति द्वारा कहा गया है। इसके माध्यम से शहरी लोगों की संवेदन रहित मानसिकता, मतलब कि संवेदनहीन होते हैं, उन पर चोट की गई है। और यहाँ इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि शहरी समाज आत्म केंद्रित होता है। मतलब जो शहर में लोग रहते हैं वो अपने विषय में सोचते हैं, बस वो किसी और के विषय में नहीं सोचते। उसका जीवन केवल स्वयं तक सीमित रहता है, उन्हें दूसरों
के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वे अपने आसपास के माहौल से बेखबर रहकर अपनी जिंदगी जीने मस्त रहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आप उदाहरण देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, हम कितना अगल बगल वाले लोगों की चिंता करते हैं या कितना उनका देखभाल करते हैं। तो बाढ़ जैसी भीषण आपदाओं में भी शहरी वर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। शहरों के विपरीत गांव में लोग एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गांव के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और शहर के लोग जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, स्वयं पर, अपने पर ही ध्यान देते हैं। जबकि छोटे मोटे मनमुटाव लड़ाई झगड़े ग्रामीण जनता में भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं, आप सुनते होंगे कि गांव में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन विपत्ति के समय सारा गांव समाज जो होता है वो एकजुट हो जाता है, और गांव की जो जनता होती है वो निश्चल भाव से सभी की मदद करती है। तो यहाँ पर जो ये जो कथन है, ये किस फेस में कहा गया, किसने कहा, और किसकी मानसिकता पे चोट किया गया है? कहीं ना कहीं शहरी मानसिकता पे चोट की गई है, कि वो किस प्रकार जो है लोगों की सहायता नहीं करते हैं, सिर्फ आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका नहीं है। तो थर्ड वाला देखते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका किन से प्रभावित थी तथा कैसे। ये कहीं ना कहीं फिर से वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, किन, अब यहाँ पर किन से प्रभावित थी, मुख्य रूप से नहीं पूछा है, किन से प्रभावित थी, तो इसमें सभी लोग आ जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की कई औरतों से प्रभावित थी, इसलिए तो उन्होंने चैप्टर का नाम क्या लिखा है, मेरे संग की औरतें। उनकी नानी, परदादी, छोटी बहन रेणु, उनकी नानी देश प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने अपने अंतिम समय में पति के मित्र प्यारेलाल जी से बेटी का विवाह करवाया। बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कराने का वादा किया। उनकी परदादी ने भी लीक से हटकर लड़के के साथ लड़की की कामना करी, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। इन्होंने भी कहीं ना कहीं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब लड़कियों को पैदा होती मार दिया जाता था, लेकिन उनकी परदादी ने ऐसा काम किया कि वो उनसे प्रभावित हुई और समाज के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। बहन रेणु ने अपनी दृष्टिगत में जिंदगी को देखा, अपने दृष्टिकोण से देखा, समझा और अकेले में उसका आनंद लिया। लेखिका ने स्वयं इन्हीं से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर उसने बांगलकोट में स्कूल खोला, डालमिया नगर में लोगों के बीच में जो भेदभाव था उसको दूर किया। तो मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका किन से प्रभावित अगर आएगा तो इसमें सारे आ जाएंगे, दादी, नानी, छोटी बहन, माँ। ठीक है, ये सब आ जाएंगे, और उनकी आप मुख्य मुख्य विशेषता यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न तो कम से कम 50 से 60 शब्द यानी कि एक पन्ना आपको पूरा भरना है। ठीक है, तो ये थे कुछ कृतिका के क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बहुत वैल्यू बेस्ड तो उसमें आएगा ही आएगा, कि आप क्या करेंगे, आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपके किस नैतिक मूल्य का विकास होता है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आप ध्यान से उसको पढ़ें, ध्यान से उसको करें, राइटिंग का बहुत विशेषकर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।